विक्रम बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। 2-3 बार बाहर निकलकर भी आ चुका था, लेकिन अभी तक नीलिमा का कोई पता नहीं था। कई बार मोबाइल उठाकर फ़ोन ट्राई किया, पर नीलिमा ने कॉल उठाना तो दूर, मिस कॉल तक नहीं देखी। 1-2 बार बड़ी उम्मीद से रसोई में काम कर रही अपनी पत्नी कविता की तरफ भी देखा, लेकिन कविता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि कविता आप जवाब देना सीख चुकी थी। तभी अंदर कमरे से माँ कमला देवी की कराहने की आवाज़ आई। विक्रम भागकर अंदर आ गया। माँ चुपचाप बिस्तर पर लेटी थी। आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपक चुकी थी। उन्होंने बेटे की तरफ देखा, फिर मुंह फेर लिया। विक्रम धीरे से बोला, बस माँ, नीलिमा आती ही होगी, आप परेशान मत होइए। वो फिर से नीलिमा को कॉल करने लगा। तभी दरवाजे पर फोन की रिंग सुनाई दी। दरवाज़ा खोला तो नीलिमा खड़ी थी। नीलिमा, आज भी तुम लेट हो गई। माँ कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। भैया जी, क्या बताऊँ, कितना भी जल्दी निकलूं, ट्रैफिक में फंसी जाती हूँ। ठीक है, पहले माँ के पास जाओ। नीलिमा माँ के कमरे में चली गई और विक्रम रसोई की ओर बढ़ा। अभी भी गुस्से से कविता को घूर रहा था, लेकिन कविता अपना टिफिन पैक कर चुकी थी और बगैर कुछ बोले स्कूल के लिए निकल गई। विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और नीलिमा के लिए चाय चढ़ा दी। फिर चाय हॉल में रखते हुए बोला, नीलिमा, अपनी चाय ले जाओ। नीलिमा बाहर आई, चाय उठाई और विक्रम से पूछा, माँ ठीक है। हाँ भैया जी, आप ठीक है। सुबह से कई बार पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। नीलिमा ने हल्के से कहा, कपड़े गंदे हो गए थे उनके, इसीलिए परेशान थी। शायद शर्म के कारण आपसे कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें नहला दिया है, चाय के बाद कुछ खिला दूंगी। सुबह से कुछ खाया नहीं है। विक्रम चुप रह गया। गुस्से में बुदबुदाया, कैसी पत्नी है मेरी, माँ की तकलीफ नहीं देखती। अगर इसकी माँ होती तो क्या तब भी ऐसी करती। नीलिमा ने चाय उठाते हुए एकदम सीधा सवाल किया, क्या आपको पता है कि भाभी के दिल में क्या है। विक्रम एकदम चुप हो गया, कुछ जवाब नहीं दे पाया। वो वहीं बैठ गया और अतीत की गलतियों में खो गया। जब कविता बहाकर इस घर में आई थी, तो घर में सिर्फ माँ कमला देवी, छोटी बहन आयुषी और विक्रम ही थे। कविता ने इस घर को अपनाने की कोशिश की, लेकिन कमला देवी को सास वाला रवैया दिखाने में मज़ा आ रहा था। उन्हें हमेशा लगता कि कहीं बहू उनके बेटे को उनसे दूर ना कर दे। आयुषी को अपनी माँ को भड़काने में बड़ा आनंद आता था और विक्रम माँ का लाडला था, सो सारा दोस्त हमेशा कविता पर डाल देता। एक दिन जब आयुषी यूनिफॉर्म देना भूल गई और कॉलेज के लिए तैयार नहीं हो पाई, तो पूरा दोष कविता पर डाल दिया गया। कविता ने बस इतना कहा, माँ जी, अगर ड्रेस दी ही नहीं तो मैं धोऊंगी कैसे। बस यही बात थी जिसने आग लगा दी। कमला देवी ने रो रो कर विक्रम को भड़काया और गुस्से में विक्रम ने कविता को एक थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं था, वो आत्मा पर था। कविता की आंखों से आंसू बहते रहे और माँ बेटी कमरे में जाकर मुस्कुराती रही। कविता अंदर से टूट चुकी थी, मायके भी सहारा नहीं बना। उन्होंने यही कहा, ये सब तो होता ही है शादीशुदा जिंदगी में। समय बीता, कविता गर्भवती हुई। 7वां महीना चल रहा था। एक दिन बारिश हो रही थी। कमला देवी ने कॉफ़ी मांगी। कविता कॉफ़ी ला ही रही थी कि अचानक आयुषी से टकरा गई और कॉफ़ी गिर गई। आयुषी ने ड्रामा किया और कमला देवी ने बिना सोचे समझे कविता को थप्पड़ मार दिया। कविता का बैलेंस बिगड़ा और पेट के बल टेबल से टकरा गई। हॉस्पिटल में मिसकैरेज हो गया। वो दिन कविता की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसके बाद देखभाल के लिए नीलिमा नाम की एक नर्स घर आई। 20 दिन के लिए रखी गई थी।
लेकिन इन 20 दिनों में नीलिमा ने सारा सच देख लिया। माँ और बहन खुद खा पी लेती, लेकिन कविता भूखी प्यासी बैठी रहती। वॉशरूम तक अकेली जाती। एक मशीन बन चुकी थी। धीरे धीरे कविता ठीक हुई, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। चुप थी, लेकिन कमज़ोर नहीं। वो स्कूल में पढ़ाने लगी, किसी की परवाह नहीं की। माँ, बहन, पति, किसी से बहस नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक दूरी बना ली। समय बीता, आयुषी की शादी हो गई, लेकिन कविता माँ नहीं बन सकी। अब माँ कमला देवी चाहती थी कि विक्रम दूसरी शादी करे। कविता कुछ नहीं बोली, तलाक भी नहीं लिया, लेकिन अब वो ना सेवा करती ना ताने सुनती। एक दिन कमला देवी का एक्सीडेंट हुआ और वो बिस्तर पर आ गई। विक्रम को उम्मीद थी कविता सेवा करेगी, लेकिन कविता ने साफ साफ कह दिया, मैं कोई देवी नहीं हूँ, हर थप्पड़ की कीमत होती है। आप सेवा के लिए नर्स रखिए या बेटी को बुलाइए। उसकी आंखों की नफरत देख कमला देवी तक की आंखें झुक गई। आयुषी ससुराल से आने को तैयार नहीं हुई और फिर से नीलिमा को बुलाया गया। कविता आज भी घर का सारा काम करके जाती है, खाना बना जाती है, लेकिन सेवा अब वो उसके बस की बात नहीं, क्योंकि अब कविता जान चुकी है हर थप्पड़ की एक कीमत होती है और मैं अब वो कीमत वसूल रही हूँ। ऐसे ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर कर देती है और कुछ इंसाफ दिलाने पर।